दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है आखिरी रात। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा कसूर क्या था जो आज मुझे बलि का बकरा बना दिया गया था। बात दरअसल ये थी कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, एकदम सच्चा प्यार। और मैंने अपने घर वालों से अपने और मानसी के बारे में बता भी दिया था। पहले तो मेरे घर वाले मेरी शादी मानसी से करने को तैयार नहीं थे, पर बहुत मशक्क़त के बाद उन्होंने भी हाँ कर दिया। मैं बहुत खुश था। एक दिन मैं एक शादी में गया हुआ था। वो शादी मेरे दोस्त के बहन सुधा की थी। मेरा दोस्त रवि 6 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और उसकी बहन सुधा रहती थी। घर में कोई ना होने की वजह से सुधा के शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। इसलिए ज़रूरी समझकर मुझे सुधा की शादी में जाना पड़ा। सुधा दुल्हन बन बैठी हुई थी। हम सभी बारात के आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर काफ़ी रात हो गई, बारात दरवाजे पर नहीं आई। सुधा की माँ सुभद्रा जी बारात ना आने की वजह से घबरा रही थी। रात गहराते जा रही थी, पर बारात आने का कोई नामो निशान नहीं था। सुभद्रा जी की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। मुझे भी ये सब देखकर बहुत घबराहट होने लगी, क्योंकि शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर जो थी। मैंने लड़के वालों के पास फ़ोन किया, पर उन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। काफ़ी रात हो गई, पर बारात दरवाजे पर नहीं आई। सुधा और सुभद्रा जी का तो रो रो कर बुरा हाल होने लगा। घर के सभी मेहमान भी परेशान थे कि आखिर बारात आने में इतनी देर क्यों हो रही। मैं भी बाहर के दरवाजे पर बैठा हुआ बारात ना आने की वजह से परेशान था। तभी कुछ देर बाद मेरे मोबाइल पर लड़के के पिता का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा अरुण, माफ़ करना, मेरा बेटा ऐन वक्त पर सुधा से शादी करने को इनकार कर दिया। मैंने लड़के के पिता से शादी ना करने का कारण पूछा, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस यही कहकर फ़ोन काट दिया। मैंने सुधा की माँ सुभद्रा जी को बुलाकर सारी सच्चाई बताई। उनका तो रो रो कर बुरा हाल था। वो करती भी तो क्या। शादी में जितने लोग आए थे सभी बहुत परेशान थे। कुछ देर बाद सुभद्रा जी मेरे पास आईं और मेरे कदमों पर गिरकर रोने लगीं। मैं घबराकर उन्हें उठाया और चुप कराने लगा। वो हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहने लगी, बेटा मेरी इज्जत बचा लो। अगर आज सुधा की शादी नहीं हुई तो क्या होगा। हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। इतनी सारी तैयारियां और मेरी बेटी सुधा के अरमान सब धरे के धरे रह जाएंगे। वो टूटकर चकनाचूर हो जाएगी। इसलिए बेटा तुम सुधा से शादी कर आज हमारी इज्जत बचा लो। मैं सुधा की माँ सुभद्रा जी की ये बात सुनकर एकदम सन्न रह गया और उनसे कहने लगा, माँ जी ये कैसे हो सकता है। सुधा तो मेरे दोस्त रवि की बहन है और मैं उसे अपनी बहन की तरह मानता हूँ। मैं उससे शादी कैसे कर सकता। सुभद्रा आंटी ने कहा, बेटा तुम सुधा को अपनी बहन मानते हो, पर वो तुम्हारी बहन तो नहीं है ना। आज एक माँ की तड़प सुन लो। बेटा तुम सुधा से शादी करने को तैयार हो जाओ। सुधा की माँ सुभद्रा जी मेरे सामने मानो अपनी इज्जत की दुहाई देते हुए मेरे पैर पर गिरकर ऐसे भीख मांग रही थी कि कितना भी पत्थर इंसान होगा पिघल जाएगा। मैंने उन्हें चुप कराते हुए कहा, पर माँ जी मेरे घर वाले, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने फिर एक बार मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा तुम अपने घर वालों की चिंता मत करो, उन्हें मैं मना लूँगी। और तुम मेरी बेटी सुधा से शादी कर कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, एक अच्छा ही काम कर रहे हो। वो लोग धीरे धीरे मान जाएंगे। बेटा बस तुम हाँ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत ही असमंजस में फंसा हुआ था। एक तरफ मानसी जो मेरा प्यार थी, जिससे मैं दिलो जान से प्यार करता था, और एक तरफ सुधा जो आज दुल्हन बन बैठी हुई थी। मैं किसके बारे में सोचूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और सुधा की माँ रो रो कर मेरे सामने अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। वो रो रो कर कह रही थी कि बेटा अगर सुधा की शादी आज नहीं हुई तो कल को कोई लड़का उससे शादी करने को तैयार नहीं होगा। सभी यही सोचेंगे कि लड़की में क्या कमी थी कि बारात नहीं आई।
पर मैं तो मजबूर था। मैं करता भी क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मैंने बहुत सोचा और बहुत कुछ सोचने के बाद मैं सुधा से शादी करने को तैयार हो गया। पर मैं बहुत दुखी था। सुधा से शादी करना बस मेरी मजबूरी थी। मुहूर्त का समय निकला जा रहा था, इसलिए मैं दूल्हा बनकर मंडप में बैठ गया। कुछ देर बाद मेरी और सुधा की शादी हो गई। शादी होने के बाद मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्हें सुधा के घर बुला लिया। मेरे पिता गांव के मुखिया थे और एक अच्छे इंसान भी थे। जब उन्हें ये बात पता चली कि मैं एक मजबूर लड़की का साथ देने के लिए उससे शादी किया, तो उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा और नहीं तो उन्होंने मुझे सुधा से शादी करने की शाबाशी भी दी। पर मैं बिल्कुल खुश नहीं था। मैं तो मानो बलि का बकरा बना दिया गया था। शादी होने के बाद सुधा जब मेरे साथ मेरे घर गई तो पिताजी ने माँ को सारी बातें समझा दी। माँ को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। सुधा एक अच्छी लड़की थी, पर चाहे वो कितनी भी अच्छी लड़की हो, इसमें मानसी का क्या कसूर था। मानसी भी तो एक अच्छी ही लड़की थी। उसने मेरे साथ जीने और मरने की कस्में जो खाई थी, उसका क्या। जैसे जैसे शाम ढलते जा रही थी, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ते जा रही थी, क्योंकि मैं सुधा को पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। रात का खाना खाने के बाद घर वाले मुझे सुधा के रूम में भेजने की कोशिश करने लगे, पर मैं जाने को तैयार नहीं था। मैं रो रहा था और अपनी माँ से कह रहा था, माँ ये क्या हो गया। मैं तो मानसी से प्यार करता था, पर मेरी शादी सुधा से हो गई। माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा किस्मत का खेल है, किस्मत का खेल कोई नहीं समझ सकता। सुधा भी एक अच्छी लड़की है, उसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार लो। पर मैं ऐसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं था, पर जबरदस्ती मुझे सुधा के रूम में भेज दिया गया। शायद सुधा को भी मेरी हरकत से अंदाजा हो गया था कि मेरी और उसकी शादी बस एक मजबूरी है और कुछ नहीं। वो सुहाग की सेज पर बैठी हुई सिसक रही थी। मैंने सुधा की सिसकियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने उससे कहा, देखो ये सब कुछ एकदम अचानक हुआ है, मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत करना। यही कहते हुए मैं तकिया उठा सोफे पर जाकर सो गया। सुबह हुई, मैं सोकर उठते ही अपने गम को कम करने बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मेरे पास मानसी का फ़ोन आया। वो रो रही थी। शायद उसे किसी ने ये सारी बातें बता दी थी। मैंने मानसी को समझाते हुए कहा, मानसी तुम रो मत, मैं सुधा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा नहीं हूँ। मैंने उसे छुआ तक भी नहीं है। सुधा से शादी करना बस एक मेरी मजबूरी है और कुछ नहीं। मानसी ने मुझे डांटते हुए कहा, चुप करो, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो और करते कुछ नहीं हो। मानसी ने कहा, आज के बाद तुम मेरे पास फ़ोन मत करना। यही कहते हुए मानसी ने फ़ोन काट दिया। इसमें मेरा कसूर क्या था जो मुझे इतनी तकलीफ मिल रही थी। ना तो मेरी मानसी हो सकी और ना ही सुधा हो सकती थी, क्योंकि मैं सुधा को अपनी पत्नी के रूप में अपनाता तो कैसे अपनाता। बचपन से उसे मैं अपनी बहन के रूप में देखा था। मेरा हर रोज का यही रवैया हो गया। मैं रात को सोफे पर सोता और सुबह उठकर नाश्ता करके बाहर निकल जाता। माँ मुझे हर रोज़ समझाती कि बेटा सुधा एक अच्छी लड़की है, तू उसे अपना ले। पर मैं किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे तो बस मानसी ही चाहिए थी और कोई नहीं। धीरे धीरे मैं गुस्सा करने लगा। मैं जब भी घर आता तो लोगों से गुस्से से बात करता और सबसे ज़्यादा गुस्सा सुधा पर करता। वो भी बेचारी किस्मत की मारी थी। बचपन में बाप मर गया, जवानी में भाई गुजर गया और शादी में दूल्हा नहीं आया। और शादी भी एक ऐसे शख्स से हुई जो उसे पत्नी का दर्जा नहीं दे पा रहा था। मैं इतना गुस्सा करता कि मैं हर छोटी बड़ी बात पर सुधा को डांटते रहता। वो भी इस रोज रोज के किचकिच से थक चुकी थी। शायद वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसकी घुटन अब बीमारी का रूप लेने लगी थी। वो हर वक्त बीमार रहने लगी थी, पर मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। चाहे वो मरे चाहे जिए, चाहे वो बीमार रहे, उसके दिन बड़े कष्ट से गुजर रहे थे। एक रात की बात है, वो मेरे पास आई और मेरे पैरों को पकड़कर कहने लगी, अरुण जी, मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। आपकी और मेरी शादी एक मजबूरी है। कल मैं अपने मायके जा रही हूँ, पता नहीं वापस लौटूंगी कि नहीं।
इसलिए मेरी एक ख्वाहिश है कि आप मुझे एक बार अपने गले से लगा लें। भले ही आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, पर मैं आपको दिल से अपना पति मानती हूँ। इसलिए जाते जाते मुझे आप अपना बना लें। आज वो मुझसे ऐसे कह रही थी कि मानो किसी का भी दिल पिघल जाएगा, और शायद एक रूम में सोते सोते मुझे भी उससे लगाव हो गया था। इसलिए मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। आज मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। मैं और सुधा दोनों आज एक हो गए थे। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे उठने में काफ़ी लेट हो गया था और सुधा रूम में नहीं थी। मैं उठते ही बेचैन होकर सुधा को ढूंढने लगा। मैंने बड़ी बेचैनी से अपनी माँ से सुधा के बारे में पूछा। माँ भी शायद मेरे रोज़ रोज़ के किचकिच से परेशान हो चुकी थी कि मैं सुधा को पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए उन्होंने व्यंग कसते हुए मुझसे कहा, आज तुझे बड़ी सुधा की फिक्र हो रही है, ऐसी क्या बात है? मैंने कहा, नहीं माँ, आज वो दिखी नहीं तो मैंने वैसे ही पूछ लिया। माँ ने कहा, हाँ, उसको यहाँ पर आए हुए काफ़ी दिन हो गया था और उसकी तबीयत भी खराब थी, इसलिए उसने अपने माँ से मिलने की बात कही तो मैंने उसे उसके मायके भेज दिया। सुधा के मायके जाने की खबर सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला कि मायके ही तो गई है, एक दो दिन में लौट आएगी, क्योंकि अब मुझे भी सुधा से धीरे धीरे प्यार होने लगा था। सुधा को मायके गए हुए अभी 2 से 3 दिन ही हुआ था, तभी सुधा की माँ का फ़ोन आया। वो बहुत घबराई हुई थी। वो कह रही थी कि बेटा जल्दी आ जाओ, सुधा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। ये सुनते ही मैं जल्दी से सुधा के मायके गया। जब मैं सुधा के मायके पहुँचा तो सुधा ने दम तोड़ दिया था, यानी कि वो इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। मैं बहुत रो रहा था। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि पहले तो मैं उसे पसंद नहीं करता था और जब पसंद किया तो मुझे छोड़कर चल बसी। फिर भी मुझे उसकी मौत का यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सुधा का चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया इन्हें दिल की बीमारी हो गई थी। सुधा मेरी धर्म पत्नी थी, इसलिए मैंने उसकी माँ से कहा, माँ जी, मैं सुधा का अंतिम संस्कार अपने घर पर करूँगा। इसलिए मैं सुधा को अपने घर लेकर आने लगा। आते वक्त सुधा की माँ ने मुझे एक लेटर दिया। सुधा को शायद अंदाज़ा हो गया था कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसलिए उसने मेरे लिए एक लेटर लिखा था और मरते वक्त उसने अपनी माँ को वो लेटर दे दिया था कि वो मुझे दे दें। मैं सुधा का लेटर ले घर पर आ गया और उसका अंतिम संस्कार होने के बाद मैंने उस लेटर को निकाला और पढ़ने लगा। उस लेटर में लिखा था, अरुण जी, भले ही मेरी और आपकी शादी एक मजबूरी थी और आपके घर आने के बाद मुझे धीरे धीरे सब कुछ पता चल गया था कि आप किसी और से प्यार करते हैं। मुझसे शादी तो आप मेरी और मेरे घर की इज्जत बचाने के लिए किए। ये सब जानने के बाद तो मैं आपकी दीवानी हो गई थी, क्योंकि आपने मेरी और मेरे घर की इज्जत बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आप मुझसे प्यार करें या ना करें, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। उस रात के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने उस रात मुझे अपना बना लिया था। भले ही वो रात आपके साथ मेरी आखिरी रात थी, पर वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। और मुझे यकीन भी है कि आप मुझसे धीरे धीरे प्यार करने लगेंगे, क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे हैं। पर लगता है मेरी बीमारी मुझे मार डालेगी। खत समाप्त करते करते बस यही कहना चाहूँगी कि अगर मानसी दीदी की शादी नहीं हुई होगी तो दोबारा आप उनसे शादी कर लीजिएगा। अगर वो ना माने तो प्लीज़ उन्हें ये खत दिखा दीजिएगा। शायद ये खत पढ़ने के बाद उनका दिल पिघल जाए। आपकी सुधा। सुधा का ये खत पढ़ने के बाद मेरे आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। मैं तुरंत वो खत लेकर मानसी के घर चला गया। मानसी ने भी अभी तक शादी नहीं किया था। मैंने मानसी से अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। मैंने सुधा का वो खत मानसी को पकड़ा दिया। वो खत पढ़ने के बाद मानसी के भी आंखों में आंसू आ गए और उसने मुझे अपने गले लगाते हुए कहा, अरुण, वाकई में तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम कभी भी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, वो तो समय और परिस्थिति ने तुम्हें बुरा बना दिया। कुछ दिन बाद मेरी और मानसी की शादी हो गई। आज मैं मानसी के साथ बहुत खुश हूँ, पर सुधा की यादें मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस गईं। मैं सुधा को कभी भुला नहीं सकता।
तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।